जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम आपको अहमदाबाद शहर के साबरमती विस्तार में स्थित हेमचंद्राचार्य संस्कृत गुरुकुलम और इसके संचालक उत्तम शाह की असलियत से रूबरू करवाएंगे। वैसे तो ये उत्तम शाह अपने आप को भामाशाह, युग पुरुष, भारतीय वैदिक शिक्षण परंपरा का इकलौता तारणहार, श्रुत रक्षा और समाज सेवा में अपना जीवन खपा देने वाला बताता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। अपने आप को जैन समाज का लीडर कहने वाला वास्तव में एक भूमाफिया, काला बाजारी, हवाला कारोबारी, अहंकारी, नास्तिक, नौटंकीबाज और छटा हुआ बदमाश है। उत्तम शाह और उसका परिवार राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के बेड़ा गांव का निवासी है और यहाँ भी इसके खिलाफ ज़मीन के कोर्ट केस चल रहे हैं। राजस्थान छोड़कर उत्तम और उसका परिवार दक्षिण गुजरात के कीम गांव में स्थायी हुआ, जहां पर ये किराने की दुकान चलाता था। इसी कीम गांव में काला बाजारी और संग्रहखोरी के जुर्म में भरूच शहर के कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की कोर्ट में फरियाद भी दायर की थी। हमारी तहकीकात में हमें यह भी पता चला है कि ये उत्तम को किसी और संगीन जुर्म में इसी कीम गांव से तड़ी पार भी किया गया है। कीम गांव से निकलने के बाद उत्तम अहमदाबाद के साबरमती विस्तार में आके बसा। इसी साबरमती के अचेर गांव की करीब 35,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जो कि राज्य सरकार ने समाज के अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखी थी, इसी उत्तम ने फर्जी दस्तावेज के जरिए वेडू वाघरी सोसाइटी बनाई और बाद में सिद्धाचल वाटिका नाम देकर बाजार भाव से व्यापारियों को बेच दिया। और आज इसी सोसाइटी में पिछड़े वर्ग के किसी भी आदमी की 1 स्क्वायर फीट भी ज़मीन नहीं है। इसी सोसाइटी में ही उत्तम और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से कई प्लॉट आज भी रजिस्टर है, जिन्हें बैंकों के पास गिरवे रखकर उत्तम ने लोन भी लिया है। अपने आप को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बताने वाला उत्तम गरीबों की ज़मीन चोरी कर किस प्रकार के धर्म और कर्म का पालन कर रहा है। इसी अचेर गांव की एक और 7,000 स्क्वायर मीटर सरकारी ज़मीन, जिसकी बाज़ार में कीमत करीब 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इस उत्तम ने फर्जी दस्तावेज के जरिए और गुजरात के राजनेता राकेश शाह को खरीदकर अपना और अपने छोटे भाई अजीत का नाम सरकारी रिकॉर्ड पर दाखिल करवा लिया है। वास्तव में अचेर गांव की इस 7,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर सरकार का हक है, लेकिन उत्तम गुजरात सरकार के सेवानिवृत्त रेवेन्यू अधिकारी इल्लेश शाह तथा गुजरात सरकार के ही सेवा से निष्कासित रेवेन्यू अधिकारी FS मलिक को अपने यहाँ ज़मीनों के ऐसे ही काले कामों के लिए तगड़े दामों पर रखा हुआ है। गुरुकुलम में आने वाली रोकड़ रकम, काले धन को सफ़ेद करने का कमीशन और हवाला का कारोबार का मुनाफा उत्तम अपने बेटों के ज़रिए हीरे और रियल एस्टेट के कारोबार में लगाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि साल 2013 से निर्माणाधीन उत्तम के बेटे आशीष शाह और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निर्मित जय मंगल रेसिडेंसी नामक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सारे सीमेंट और सरिये के रिपोर्ट फेल होने के बावजूद और इसी प्रोजेक्ट में और कई गैररीतियाँ होने के बावजूद उत्तम ने संपूर्ण बिल्डिंग का निर्माण कर 200 से ज़्यादा परिवारों की ज़िंदगी जोखिम में डाल दी है। यहाँ भी कर्म के सिद्धांत में विश्वास रख धर्म के मार्ग पर सदैव चलने वाले इस उत्तम ने राकेश शाह को ही खरीदकर पिछड़े वर्ग का सार्वजनिक शौचालय तुड़वा दिया। इसे कहते हैं ख़ानदानी, ऐसे होते हैं भामाशाह। उत्तम द्वारा औरों पर किए जाने वाले और लोगों द्वारा उत्तम पर किए गए तमाम कोर्ट केस इसी उत्तम का परेश व्यास नामक एक खास व्यक्ति संभालता है। हमें यह भी पता चला है कि उत्तम अपने काली कमाई से सट्टा भी करता है और इसी कार्य में इसका हाथ इसका एक और ख़ास आदमी अभिषेक ठाकेर बढ़ाता है। फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर उत्तम ने अपने भतीजे को नकली कागजात और हस्ताक्षर कर जायदाद से बेदखल कर दिया। अपने बिके हुए पत्रकार मित्रों के जरिए इसी उत्तम ने अपने भाई अजीत के साथ मिलकर अपने भतीजे को कंगाले की कगार तक पहुंचाने के लिए अखबार में हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाने के नाम पर और फर्जी आर्टिकल तक छपवाए, क्योंकि चेतन ने इसी अहमदाबाद के पुराने विस्तार में बीडी कॉलेज नामक मौके की प्रॉपर्टी खरीदी थी। कल के सासाराम ने सन 2011 में अपने बड़े भाई को किडनैप तक करवा लिया था और भतीजे को धमकाता था। इस पूरे वाक़ये को अहमदाबाद के पत्रकार कुलदीप तिवारी ने अहमदाबाद मिरर नामक अखबार में गहराई से कवर किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी
और डर भी लगेगा कि इसी उत्तम ने अपने एक और भतीजे जिसका नाम अक्षय शाह है कत्ल कर दिया, क्योंकि अक्षय शाह उत्तम द्वारा किए जाने वाले तमाम काले कामों को जान गया था और उसको उजागर करना चाहता था, जिसकी फरियाद साबरमती के पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। लेकिन उत्तम ने इसी पूरे मामले को भी रफे दफे करवा दिया। उत्तम जिसके भी साथ व्यापार करता है या तो उसे लूटता है या बदनाम करता है या फिर किसी न किसी बहाने कोर्ट कचहरी तक खींच जाता है, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो या कोई और या फिर सरकार ही क्यों न हो। अपने पास एक नहीं दो दो लाइसेंस गन रखने वाले इस उत्तम के गुनाहित मानस को देखकर कोई भी व्यक्ति इसके सामने खुलकर बोलने से डरता है। अब हम आपको जिस गुरुकुलम की आड़ में उत्तम अपने आप को भामाशाह युग पुरुष भारतीय वैदिक शिक्षण परंपरा का इकलौता तारणहार साबित करने पर तुला हुआ है, उसी गुरुकुलम की हकीकत और उत्तम की असली मंशा से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, भारतीय वैदिक शिक्षण परंपरा सदियों से चली आ रही है और भारतवर्ष में सैकड़ों गुरुकुल इस परंपरा को जीवित रखने के लिए दिन रात कार्यरत है। इसी परंपरा को बचाने और बढ़ाने के लिए उत्तम जैसे चोर, बदमाश और खूनी की आवश्यकता नहीं है। दरअसल उत्तम इस गुरुकुल से अपने 4 मुख्य लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जिसमें से प्रमुख है नंबर 1, धर्म और वैदिक परंपरा के नाम पर बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं को बुलाकर किसी तरह सिफारिश करवाकर पिछले दरवाजे से पद्मश्री अवार्ड हासिल किया जाए। नंबर 2, बड़े उद्योगपतियों से ताल्लुकात बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा दान हासिल किया जाए, जिसका अपनी निजी ज़मीन जायदाद बनाने में उपयोग किया जाए। नंबर 3, अपने वाणी विलास और वाक चातुर्य से राजनेताओं को संबंध बनाकर अपने पर चल रहे कोर्ट केसों को प्रभावित किया जाए। और नंबर 4, गुरुकुल शिक्षा और धर्म के नाम पर सरकार से मुफ्त में बड़ी ज़मीन ली जाए, जिसकी बाद में अपने पुराने तौर तरीकों से प्लॉटिंग कर या अपार्टमेंट बनाकर बेच के चोरी के पैसे कमाए जाए। दरअसल दोस्तों, उत्तम का ये गुरुकुल एक पारिवारिक गुरुकुलम है, ना कि सार्वजनिक। किसी एक संत को मानने वाले और आपस में व्यावसायिक संबंधों से जुड़े जैन परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। उत्तम का दुनिया को ये कहना कि गुरुकुलम में दाखिला बच्चे की कुंडली देखकर दिया जाता है और यहाँ पढ़ने की कोई फीस भी नहीं ली जाती, ये सरासर सफ़ेद झूठ है। दरअसल यहाँ पर बच्चों के परिवार का बैंक बैलेंस और राजनीतिक कनेक्शंस को देखकर दाखिला मिलता है और फीस के नाम पर सालाना लाखों रुपये दान में लिए जाते हैं और साथ में इन्हीं परिवारों के काले धन को सफ़ेद भी किया जाता है। गुरुकुलम में पढ़ने वाले तमाम बच्चों और परिवार की हकीकत उत्तम का एक और ख़ास व्यक्ति अमित जोशी संभालता है। इन सभी बच्चों के माता पिता से उपरोक्त विषय में पूछताछ होनी चाहिए। दोस्तों, जिस सरकारी टेंडर प्रोसेस को पैसों से प्रभावित कर उत्तम ने इस गुरुकुलम की ज़मीन ली है, उसी टेंडर की तमाम शर्तों और नियमों का उत्तम ने सरेआम उल्लंघन किया है। उत्तम का ये गुरुकुल गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना ही यहाँ पर प्राचीन वैदिक परंपरा के विषयों के साथ साथ भविष्य के विषय जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स या कोई ऐसे ही विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। आखिर क्यों? अब कोई इस उत्तम से ये पूछे कि यहाँ से जब बच्चे पढ़ाई कर कर वास्तविक दुनिया में कदम रखेंगे तब कहाँ नौकरी मिलेगी? क्या ये IPS, IAS, डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको उत्तम नहीं दे पाएगा, हम देंगे। दरअसल इस उत्तम के गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के परिवारजन बड़े कारोबारी हैं और इन्हें नौकरी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि सीधा अपने पिता के कारोबार पर जाके बैठना है। अगर आप भी कारोबारी है, आप जैन नहीं भी है, आपके राजनेताओं के साथ घरेलू संबंध है, अगर आप उत्तम को पद्मश्री या कोई और अवार्ड दिला सकते हैं तो आपके बच्चे को यहाँ दाखिला मिल सकता है, कुंडली मिले या ना मिले। किंतु उत्तम का स्वार्थ पूरा हो जाने पर किसी न किसी बहाने से आपके बच्चे को यहाँ से निष्कासित किया जाना तय है। राज्य सरकार को तुरंत उत्तम के इस पारिवारिक गुरुकुलम को दी गई सरकारी ज़मीन खाली करवानी चाहिए और अपने हस्तक करनी चाहिए या इस गुरुकुलम को सार्वजनिक कर देना चाहिए। सरकार को इस गुरुकुलम के अस्तित्व में आने के लेकर अब तक तमाम बैंक व्यवहार और दान की रकम का विस्तृत ऑडिट करना चाहिए। उत्तम के इस गुरुकुल द्वारा काले पैसों को सफ़ेद किए जाने और सारे हवाला के पैसों का हिसाब 3 खास आदमी संभालते हैं, जिसमें विशाल जैन, अमित शाह और कार्तिक शाह मुख्य है। इन तीनों से भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। हमारी जांच में हमने ये भी पता चलाया है
कि गुजरात कैडर के निष्कासित और भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के साथ घनिष्ठ मैत्री थी और 2 नंबर के व्यापारिक व्यवहार भी थे। अपने पारिवारिक गुरुकुलम के लिए झूठ बोलकर और झूठे कागजात के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले इस उत्तम के गुरुकुल के ट्रस्टीगण करोड़ों रुपये के कारोबारी है। लेकिन इन्हें कोई ये पूछे कि यदि आपको समाज के अति दलित वर्ग के 50 या 100 बच्चे दिए जाए तो क्या आप उन्हें मुफ्त शिक्षा देंगे? करोड़ों अरबों रुपए के व्यापारी और 24 घंटे में से 25 घंटे धर्म और कर्म की माला जपने वाले की हवा निकल जाएगी। हकीकत में ये लोग सबसे बड़े दीन हैं। क्या कारण है कि इतने कदावर और धनिक ट्रस्टीगण और मुफ्त की ज़मीन होने के बावजूद आज 10-15 साल बाद भी उत्तम का गुरुकुलम कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाया? इसका जवाब है नीयत में खोट और चोरों का विकृत मानस। ना ही उत्तम को इस गुरुकुलम को सार्वजनिक बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इस गुरुकुलम के नाम पर मुफ्त में ज़मीन सरकार से लेकर पिछले दरवाजे से बाजार में बेचनी है। संस्कार, निष्ठा, नीति, कर्म और उसूलों की दुहाइयाँ देने वाला ये उत्तम गाय के गोबर से बनी फर्श पर बैठकर विकास का पर्दाफाश, साड़ी में संस्कृति जैसी किताबों के रटे हुए पन्नों से वाणी विलास कर लोगों को मूर्ख बनाने का कारोबार करता है। उत्तम ने अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 प्रमुख कार्यकर्ता दीप कोइराला और मुकुल कानिटकर को भी खरीदा हुआ है, जो आरएसएस के नाम पर बड़े बड़े धर्मगुरु, समाज सेवक और राजनेताओं को गुरुकुलम पर निमंत्रित करने का कार्य करते हैं और बदले में उत्तम से तगड़ी रकम वसूलते हैं। कुछ अरसे पहले अफरोज पट्टा हवाला कांड आपको याद ही होगा। इस बहुचर्चित हवाला कांड में उत्तम शाह के सगे मामा का लड़का कारुल शाह अंडरग्राउंड भी हो गया था और उत्तम और इसके भाई अजीत को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अहमदाबाद स्थित ऑफिस में तहकीकात के लिए ले जाया गया था। लेकिन शातिर दिमाग का मालिक ये उत्तम चुपचाप बच निकला। दौलत भट्ट, हेमंत कातरिया और ऐसे कई और बिकाऊ पत्रकारों को खरीदकर उत्तम अपने विषय में आत्मश्लाघा करते हुए लेख अखबार में छपवाता है। अपने आप को आज के समय का भामाशाह और युग पुरुष दर्शाता है। सादगी की बातें करने वाले उत्तम के परिवार के सदस्य पाप के पैसों से लग्जूरियस वैकेशन भी लेते हैं और दुनिया भर की सुख साहिबियों से लैस जीवन व्यतीत करते हैं। उत्तम का अपना बेटा आशीष शाह अपने बच्चों को गुरुकुलम में नहीं पढ़ाता और ना ही उत्तम के परिवार से किसी सदस्य ने मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सांसारिक जीवन को त्यागा है। लेकिन ये नालायक उत्तम दूसरों के मासूम बच्चों को हिप्नोटाइज और मंत्र तंत्र तथा मैली विद्या से साधु बनने के लिए प्रेरित करता है, जिस विषय में मुंबई की बहादुर पत्रकारा सपना देसाई ने भी विस्तृत रूप से लिखा था। उत्तम बड़े व्यापारियों और राजनेताओं की कुंडली यह कहकर लेता है कि उसका बेटा अखिल शाह ज्योतिष विद्या में निपुण है। वास्तव में अखिल शाह एक समलैंगिक, विकृत और अनपढ़ है। इसकी खुद की ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा होनी चाहिए। दरअसल उत्तम नामी व्यक्तियों की कुंडलियां लेकर उस पर वशीकरण और तांत्रिक विद्या करता है। यही नहीं, जैन धर्म के ही अन्य साधु भगवंतों पर भी ये तंत्र मंत्र और मैली विद्या करता है। उत्तम ने अपने और गैरों को ही नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के गुरु पूज्य हितरुचि विजय जी महाराज साहब को भी नहीं बख्शा। हमें पता चला है कि 2014 के अहमदाबाद में आयोजित किए गए सामूहिक दीक्षा समारोह में इसने अपने गुरु को झूठ बोलकर अंधेरे में रखकर मूर्ख बनाया और समग्र समारोह का संचालन कर लाखों का चूना लगाया। इस नापाक ढोंगी और दैत्य उत्तम को यह बखूबी पता है कि भारत में धर्म के नाम पर कोई भी गंगा पार की जा सकती है। उत्तम का मानना है कि भारत ही नहीं, समग्र विश्व के महानुभावों को मुझसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा और भारत के प्रधानमंत्री खुद चलकर मुझे पद्मश्री देने आएंगे। उत्तम जैसे पापी को अगले जन्म में मनुष्य देह मिलना नामुमकिन है। इसके करतूतों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसके काले कामों के लिए सीबीआई नियुक्त होनी चाहिए। चोरी चकारी, धोखाधड़ी, कोर्ट कचहरी, ठगी, वाणी विलास और ड्रामेबाजी में महारत उत्तम के काले करतूतों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप सबसे हमारी विनती है कि आप अपने रूप से हमारे द्वारा किए गए खुलासों की जांच अवश्य करें और सही लगे तो जैन समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं।